इन मैसेंजर्स के थ्रू एक ऐसी बात पता चलती है जिसके लिए यूएस ऑफिशियल्स कई सालों से तड़प रहे थे। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और उनके ट्राई फोर्सेस के चीफ व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में बैठकर लाइव ये सारा ऑपरेशन देख रहे। यही पैटर्न आगे जाकर यूएस के लिए सबसे बड़ी दिक्कतें खड़ी कर देता है। तो इसमें 66 इंडियंस भी मौजूद। एक ऑर्गेनाइजेशन को खत्म करने के लिए 86 देश एक हो गए। रशिया जो अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन है, वो भी आईएसआईएस को रोकने के लिए अमेरिका से हाथ मिला लेता है। अक्टूबर 2019 में यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ओपनली अनाउंस करते हैं कि उनकी मिलिट्री फोर्सेस ने आईएसआईएस के फाउंडर अबू बकर अल बगदादी को मार गिराया। Abu Bakr al-Baghdadi is dead. अब देखो ये मिशन इतना आसान नहीं था क्योंकि यूएस जैसी सुपर पावर को उस तक पहुंचने के लिए 6 साल लग गए। बगदादी सीक्रेटिवली नॉर्दर्न सीरिया में लोकेटेड एक छोटे से विलेज बरीशा में रहा करता था। ये जगह इतनी आइसोलेटेड थी कि बड़ी बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसीज को भी इस जगह के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। देखो बगदादी कंप्लीटली अपने आप को इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से दूर रखता था, जिसकी वजह से वो कंप्लीटली अनट्रैकेबल भी था। बगदादी बाहरी दुनिया से भी कम्युनिकेट करने के लिए मैसेंजर्स का सहारा लेता था। तो देखो यूएस ये समझ चुका था कि अगर इन्होंने इनके मैसेंजर्स को पकड़ लिया तो समझो बगदादी मिल गया। अब देखो इसके बाद यूएस एक इंटेल का जाल बिछाना शुरू कर देता है और इसके कुछ ही महीनों बाद बगदादी के 2 मैसेंजर्स इसके हाथ लग जाते हैं। एक बगदादी का बहुत करीबी आदमी और दूसरी उसकी खुद की वाइफ। इन मैसेंजर्स के थ्रू एक ऐसी बात पता चलती है जिसके लिए यूएस ऑफिशियल्स कई सालों से तड़प रहे थे। अबू बकर अल बगदादी की लोकेशन। इन मैसेंजर्स के हिसाब से बगदादी नॉर्दर्न सीरिया में लोकेटेड बरीशा विलेज के एक छोटे से कंपाउंड में रह रहा था। अब ये इंफॉर्मेशन करेक्ट थी या बगदादी का कोई ट्रैप, इसको कंफर्म करने के लिए अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी सीआईए क्या करता है, सीरियन और इराकी इंटेलिजेंस की मदद लेता है। अब ये तीनों इंटेलिजेंस एजेंसी करती क्या है कि वहाँ के लोकल लोगों को ऐसे इंटेल रिक्रूट करना शुरू कर देते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि ह्यूमन इंटेल का ऐसा एक वेब क्रिएट हो जाता है जिससे झट से बगदादी की लोकेशन वेरीफाई कर ली जाती है। तो देखो ये बगदादी के हर मूवमेंट पे नजर रखते थे कि बगदादी कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ रुक रहा है, सब कुछ। और जब इंटेल सोर्सेज से बगदादी की लोकेशन कंफर्म हो जाती है तो यूएस स्पेशल कमांड सेंटर में मल्टीपल मीटिंग शुरू हो गई थी कि बगदादी पे ड्रोन से हमला किया जाए या फिर उसे एयर स्ट्राइक से मारा जाए। लेकिन एट द एंड ये फैसला किया जाता है यूएस स्पेशल फोर्स के कमांडोज घर में घुसकर मारेंगे। ग्राउंड ऑपरेशन का डिसीजन इसीलिए लिया गया था क्योंकि बगदादी के मरने की फेक न्यूज पहले भी कई बार वायरल हो चुकी है, लेकिन यूएस उसकी डेथ को लेकर इस बार एकदम श्योर होना चाहता था। इतने साल बाद मिले इस मौके को यूएस ऑफिशियल्स गंवाना नहीं चाहते थे, तो इसीलिए यूएस स्पेशल ऑपरेशंस कमांड इस मिशन की एक प्रॉपर प्लानिंग और ब्लूप्रिंट प्रेसिडेंट को सबमिट करता है। इसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप इस ऑपरेशन को अप्रूव करते हैं और इस ऑपरेशन का नाम एक अमेरिकन हॉस्टेज कायला मुल्लर के नाम पर रखा जाता है। यही नहीं, जब यूएस फोर्स इस ऑपरेशन के लिए जा रही थी तो वो अपने स्क्वाड का नाम भी कायला मुल्लर के नाम पर ही रखते हैं। बेसिकली कायला मुल्लर एक अमेरिकन ह्यूमन एड वर्कर थी जिन्हें आईएसआईएस ने टर्की बॉर्डर से किडनैप करके मार दिया था एंड अनफॉर्चुनेटली बगदादी ने भी उनका कई बार खुद रेप किया था, इसीलिए उन्हें ऑनर करने के लिए ये सब किया गया था। अब देखो पूरा प्लान सेट था, बस एग्जीक्यूशन करने की देरी थी। इसकी तारीख 26 अक्टूबर 2019 चुनी गई। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और उनके ट्राई फोर्सेस के चीफ व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में बैठकर लाइव ये सारा ऑपरेशन देख रहे थे। पर इस ऑपरेशन में कई सारी दिक्कतें थी। जैसे पहला तो फोर्सेस के बिना दुश्मन के रेडार सिस्टम में डिटेक्ट हुए लोकेशन तक पहुंचना, पर हेलीकॉप्टर से लो फ्लाई करते हुए इराक से नॉर्दर्न सीरिया तक जाना एक सबसे बड़ा सुसाइड स्टेप था, क्योंकि अगर आप इन सारे रूट्स को मैप पर देखोगे तो मसूल से सीरिया तक कई सारे लोकेशंस आईएसआईएस के कंट्रोल के अंडर आते हैं, जहां इन लो फ्लाइंग हेलीकॉप्टर पर अटैक होने के काफी हाई चांसेस थे और इसीलिए यहाँ पर टेक्टिकली नेविगेट करना इंपॉर्टेंट था। सो 26 अक्टूबर 2019 की रात को इराक में लोकेटेड एयरबिल एयरबेस से यूएस स्पेशल फोर्सेस अपाचे और शिनॉक जैसे 8 मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स में बगदादी को पकड़ने के लिए रवाना हो जाती है। अब देखो ये लोग आईएसआईएस के कैप्चर्ड लोकेशन से बचते हुए सीरिया तक तो पहुंच जाते हैं, लेकिन खतरा यहाँ पर टला नहीं था, बल्कि यहाँ से खतरा और ज्यादा बढ़ गया था, क्योंकि सीरिया के इडलिब से बरीशा विलेज तक का डिस्टेंस 112 किलोमीटर था और यहाँ पर लो फ्लाई करना पूरे ऑपरेशन का सबसे बड़ा चैलेंजिंग और डेयरिंग पार्ट था, क्योंकि इस पूरे डिस्टेंस के बीच में जो भी विलेजेस आते थे वो या तो बगदादी के खासी आदमी के थे
या फिर आईएसआईएस के फाइटर्स के थे। लेकिन कैसे तैसे करके यूएस फोर्सेस उस कंपाउंड के पास पहुंच जाती है जहां बगदादी रह रहा था। तो देखो, उस कंपाउंड के पास पहुंचने के बाद ये लोग बगदादी के कोई ट्रैप का शिकार नहीं होना चाहते थे, तो ये डिसाइड करते हैं कि लोग दीवारों को तोड़ कर जाएंगे। अब देखो, फोर्सेस उस ऑपरेशन में अपने साथ एक मिलिट्री डॉग को भी लेके गई थी जिसका नाम कॉनन था। तो जैसे ही ये फोर्सेस लाउड स्पीकर पर बगदादी और उसके साथियों को सरेंडर करने के लिए अनाउंस करती है ताकि सिचुएशन ज्यादा खराब ना हो, और इसी अनाउंसमेंट के बाद 11 बच्चे और कुछ लोग सरेंडर भी कर देते हैं, जिनको चेक वगैरह करने के बाद सेफली बाहर निकाला जाता है। पर अभी भी 5 जने ऐसे थे जो यूएस फोर्सेस पर काउंटर अटैक कर रहे थे, जिनको मजबूरन यूएस फोर्सेस को आगे जाकर मारना पड़ता। अब देखो, एक तरफ तो ये सब चल रहा था और दूसरी तरफ मिलिट्री डॉग कॉनन उसी कंपाउंड में मौजूद एक अंडरग्राउंड टनल में स्नीज करता हुआ जाता है। अब जैसे ही कॉनन उस टनल के अंदर जाता है तो वहां पर चीखता चिल्लाता हुआ आदमी टनल के एंड तक भागने की कोशिश करता है। ये आदमी और कोई नहीं बल्कि आईएसआईएस का फाउंडर और दुनिया का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट अबू बकर अल बगदादी था। बेसिकली 2 बच्चे जिनकी उम्र 12 साल थी उनके साथ भागने की कोशिश कर रहा था, पर आगे जाके ये समझ चुका था कि बचने का कोई चांस नहीं है क्योंकि आगे टनल बंद है। और थोड़ी देर बाद कॉनन के पीछे यूएस फोर्सेस भी आ जाती है, लेकिन बगदादी ने अपनी चेस्ट पर एक एक्सप्लोसिव जैकेट पहनी थी, उसे ये ब्लास्ट कर लेता है और टनल में बहुत तेजी से धमाका होता है। इसी धमाके में बगदादी और उसके 2 12 साल के बच्चे मारे जाते हैं। अब देखो, बगदादी तो अपने आप को डिटोनेट कर लेता है, लेकिन यह आदमी बगदादी था या फिर कोई और, इसका पता लगाने के लिए 15 मिनट का एक डीएनए टेस्ट कराया जाता है, जिसमें उसके बॉडी के चीथड़ों से ये वेरीफाई किया जाता है कि वाकई में वो बगदादी ही था। इसके बाद पूरी दुनिया में ये ऐलान कर दिया जाता है कि अबू बकर अल बगदादी was dead। अब देखो, कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है। बगदादी के मरने के बाद भी दुनिया भर में अभी भी टेरर अटैक्स नहीं रुक रहे हैं, क्योंकि आईएसआईएस एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन से ज्यादा एक रिलीजियस आइडियोलॉजी बन चुका है। बगदादी के मरने के बाद भी आईएसआईएस को 5 अलग खलीफ रिन्यू करते हुए आ रहे हैं। बगदादी के मरते ही सेकंड खलीफ बनता है अबू इब्राहिम अल हशीमी अल फराश, लेकिन 2 फेब 2022 को यूएस फोर्सेस इसे भी घेर लेती है सीरिया के अंदर, और डर के मारे ये भी अपने आप को डिटोनेट कर लेता है। इसके मर जाने के बाद तीसरा खलीफ बनता है अबू अल हसन अल हशीमी अल खुराशी। ये भी यूएस फोर्सेस के डर की वजह से खुद को डिटोनेट कर लेता है बाकी 2 की तरह। ऐसे इनका चौथा खलीफ बनता है अबू अल हुसैन अल हुसैनी अल कुरैशी। इसकी मौत तो सीरिया के एक लोकल ग्रुप ताहिर ई अल शाम के साथ एक क्लैश में हो जाती है, और एक के बाद एक आईएसआईएस के लीडर्स मारे जाते हैं। मोस्ट ऑफ द लीडर्स के असैसिनेशन के पीछे यूएस का ही हाथ था। अब देखो, आपको एक पैटर्न नजर नहीं आ रहा है इसके पीछे। यही पैटर्न आगे जाकर यूएस के लिए सबसे बड़ी दिक्कतें खड़ी कर देता है। जाने अनजाने में आईएसआईएस यूएसए के इस पैटर्न को समझ जाता है। बेसिकली आईएसआईएस ये समझ चुका था कि यूएसए हमें तोड़ने के लिए हमारे लीडर्स को ही मार रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारा लीडर कैसा दिखता है, पब्लिकली कहाँ और क्या बोलता है। तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि ऐसे में कैसा रहेगा कि हमारा अगला लीडर जो है वो फेसलेस हो। तभी से आईएसआईएस का प्रेजेंट खलीफ अबू हल्फ एक फेसलेस खलीफ है, क्योंकि आज तक पब्लिक डोमेन में इसकी कोई ऑफिशियल फोटो मौजूद ही नहीं है। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि यूएस का मिशन कायला मिलर बगदादी को मारने के बाद भी पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हुआ है। यूएस अभी भी आईएसआईएस को जड़ से नहीं उखाड़ पाया है, और आज के दिन आईएसआईएस एक कैंसर की तरह दुनिया में दोबारा फैलता जा रहा है। इसके पीछे का राज आईएसआईएस के एक स्ट्रक्चर में भी छुपा है। तो देखो, आईएसआईएस एक अल्ट्रा कंजर्वेटिव सल्फाई मुस्लिम आइडियोलॉजी वाला टेररिस्ट ग्रुप है, जिसे साल 2004 में अबू मुसब अल जरकवी ने अल कायदा से सेपरेट होकर बनाया था। लेकिन उस वक्त इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम अल कायदा इराक हुआ करता था, पर 2010 में जब अल कायदा पर हो रही एयर स्ट्राइक की वजह से जरकावी मारा जाता है, तभी से अबू बकर अल बगदादी इस ऑर्गेनाइजेशन की कमांड संभाल लेता है। बगदादी ने 2010 में आधे सीरिया और इराक को अपने कब्जे में ले लिया था। इस इन्वेजन के बाद बगदादी खुद को फर्स्ट खलीफ ऑफ इस्लामिक स्टेट भी घोषित कर देता है। इस लैंड को कैलिफेट यानी द लैंड डिक्लेयर्ड अंडर इस्लामिक रूल भी डिक्लेयर कर दिया जाता है। इसी टॉपिक पर आप देख लो, नेटफ्लिक्स पे कई सारी मूवीज वगैरह बनी हुई है, द कैलिफेट, द हेल ऑन द अर्थ। टॉपिक पर वापस आते हैं। इसके बाद AQIS बन गया था ISIS यानी द इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। ये पहले से भी खतरनाक इसलिए था क्योंकि ये अपनी आइडियोलॉजी को पूरी दुनिया में फैलाता था। इनका पहला तरीका था कि लोगों को आर्मी में डायरेक्टली भर्ती करना।
क्योंकि आईएसएस अक्सर लैंड को कैप्चर करती थी और वहां के लोगों को दो तरीकों से ये लोग अपनी आर्मी में शामिल करते थे। पहला फोर्सफुली और दूसरा रेडिकलाइजेशन फैलाकर। इस हैवी रिक्रूटमेंट से आईएसएस के पास अपने पीक पीरियड में 2 लाख से भी ज्यादा आर्मी हो गई, जो कि मिडल ईस्ट और वर्ल्ड की 4th पावरफुल कंट्री इजराइल की आर्मी से भी 25% ज्यादा थी। इन कैप्चर रिक्रूट्स के अलावा 2015 में आईएसएस ने दुनिया भर में 30,000 से ज्यादा लोगों को रिक्रूट किया था और इंडियन गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स की माने तो इसमें 66 इंडियंस भी मौजूद थे। अब आईएसएस का जो दूसरा प्रोसेस था वो इतना यूनिक था जिसकी वजह से आईएसएस आज भी बिना किसी प्रॉपर सेटअप के एक्टिव है, जिससे आईएसएस सीरिया इराक में ही कंसंट्रेट होने के बावजूद दूर देशों तक जैसे फ्रांस, स्वीडन, यूएस और भी कई कंट्रीज के लोगों को मैनिपुलेट करके बेसिकली उनमें अपनी मानसिकता डाल के उन्हें टेररिस्ट बनाती है। इस स्ट्रेटेजी को लोन वुल्फ स्ट्रेटेजी भी कहा जाता है। अब देखो, ईयर 2016 में यूएस के ऑरलैंडो में एक अकेले आईएसएस अटैकर ने नाइट क्लब में ओपन फायर करके 49 लोगों की जान ले ली थी और 58 लोगों को इंजर्ड कर दिया था। उसी साल फ्रांस के बर्सिल मर्साइल में भी एक आईएसएस रेडिकुलर आदमी ने एक ट्रक से 86 लोगों की जान ले ली थी और 434 लोगों को इंजर्ड कर दिया था। यूएस पॉप सिंगर अरियाना के कॉन्सर्ट में भी एक सुसाइड बॉम्बर ने अपने साथ 22 लोगों की जान ले ली थी और 230 लोगों को इंजर्ड कर दिया था। और ये सारे अटैक्स आईएसएस के लोन वुल्फ्स ने ही प्लान किए थे। और इतना ही नहीं, आईएसएस ने कई बार इन अटैकर्स को प्रेज भी किया है। अब देखो, ये कोई आम बात नहीं, क्योंकि आईएसएस के पास ऐसी लोन वुल्फ आर्मी काफी ज्यादा नंबर्स में मौजूद है, जो इतनी पावरफुल है जिसने यूएस और यूरोप जैसी जगहों पर 1200 से भी ज्यादा किलिंग्स की है। और ये सारी किलिंग्स बिना आईएसएस के साथ फिजिकली कॉन्टेक्ट में आए हुई है। तो बेसिकली होता है कि जिनको क्या ऐसे सीरिया और इराक में रिक्रूट नहीं कर पाती, उनको ये 2 लाख किलोमीटर दूर ऑनलाइन ही रेडिकलाइज कर देते हैं। और ये सब चीजें करने के बाद उन्हीं के देश में उन्हीं से एक लोन वुल्फ अटैक प्लान कराया जाता है। देखो, लोन वुल्फ अटैक एक ऐसा अटैक होता है जिसमें एक आदमी खुद ही प्लान बनाता है और खुद ही एग्जीक्यूट करता है। अब आप सोचो, इस एक ऑर्गेनाइजेशन को खत्म करने के लिए 86 देश एक हो गए थे, फिर भी ये ऑर्गेनाइजेशन आज भी जिंदा है। इनफैक्ट रशिया, जो अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन है, वो भी आईएसएस को रोकने के लिए अमेरिका से हाथ मिला लेता है, लेकिन ये सब मिलकर भी आईएसएस को आज भी नहीं रोक पाए हैं। इन लास्ट यूएस और बाकी कंट्रीज आने वाले टाइम पर आईएसएस की आइडियोलॉजी को फैलने से रोक पाएंगे।